लाडो लक्ष्मी योजना कितने सुविधा था, मैं तो कह रहा था आप बहनों के बारे में बोलोगे, आपसे शर्म आनी चाहिए। आराम से आपके टाइम में दो बहनों को तंदूर में जवाब दिया जाता था। आज हमारी बहनों का हमने मान सम्मान बढ़ाया, पूरा समय जो है पूरा समय हमने दिया है, लाडो लक्ष्मी योजना ने अपनी बहनों को दिया है। ठीक है, ठीक है। और ड्रोन दीदी योजना लेकर आए, बीमा सखी योजना लेकर आए। इस तरह से हमारी बहनों का मान सम्मान बढ़ाया है। और तीसरी बार हमारी बहनों का भी विशेष योगदान रहा, तीसरी बार सरकार लाने में। ठीक है, वो हमारी बहन है, रामराजी जी, ठीक है। हम उनको लक्ष्मी की तरह मानते हैं, हमारी बहनों को। लेकिन जो विजेंद्र जी ने शर्म आनी का मुद्दा चाहिए। यहाँ पर हमारी उठाया बहनों के बारे में बात करेंगे। रामराजी जी एक जवाब नहीं देंगे, एक मिनट, तो दे नहीं सकते हमारे साथ में। ठीक है, एक ब्रेक यहाँ पर चर्चा जारी रहेगी। देखिए सर, आपके पास लौटूंगी, चर्चा जारी रहेगी। लगातार हमारी ये जो खास चर्चा है वो जारी है। हरियाणा का बजट आज पेश होने जा रहा है, लेकिन उससे पहले उन उम्मीदों पर चर्चा हम कर रहे हैं जो प्रदेश की जनता की मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जो आज बतौर वित्त मंत्री बजट पेश करने जा रहे हैं उनसे लगी हुई है। हर वर्ग के लिए किस तरीके से इस बजट को बनाया गया है, और मुख्यमंत्री ने इस बात का जिक्र किया था कि ये बजट जो है वो जब जनता सुनेगी तो उन्हें खुद को लगेगा कि हमारा ही बजट है। फिलहाल हमारे तमाम खास मेहमान रामराजी शर्मा जी हमारे साथ प्रवक्ता बीजेपी जुड़े हुए हैं, गगन करोड़ जी प्रवक्ता कांग्रेस, विजेंद्र रेड्डी जी प्रवक्ता इनेलो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और लगातार हम चर्चा कर रहे हैं। रामराजी शर्मा जी, ये बजट जो है वो काफी उम्मीदों से भरा जरूर रहने वाला है, क्योंकि दूसरी बार ये बजट भी पेश कर रहे हैं मुख्यमंत्री बतौर वित्त मंत्री भी, लेकिन किसानों का मुद्दा देखिए काफी महत्वपूर्ण है। किसानों का, खिलाड़ियों का ये मुद्दा काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है हरियाणा के लिए। किसानों के लिए प्रदेश सरकार तमाम योजनाएं चला रही हैं, तमाम नई योजनाएं लेके भी आई हैं। बतौर वित्त मंत्री मुख्यमंत्री ने भी इस बात का जिक्र किया है। लेकिन विजेंद्र जी जिस तरीके से कह रहे थे कि 24 फसलें एमएसपी पर खरीदने का जिक्र हो रहा है, 24 फसलें जो होती हैं वो किस तरीके से, किस बिहाफ पर आप लोग कह रहे हैं? रामराजी जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? आपसे मेरा सवाल है। किसानी करियो माननीय मुख्यमंत्री जी, मेरी आवाज आ रही है? जी जी, आपकी आवाज आ रही है सर, आप बोलिए। ऐसा माननीय मुख्यमंत्री जी किसान के बेटे भी हैं, और हमारे इनके फादर हमारे चाचा जी ने पहले फौज में हमारे देश की रक्षा करी, फौज में रहे वो। रिटायरमेंट के बाद में उन्होंने खेती करी, किसानी करी। इनकी रगों में देशभक्ति का खून है, और जिस तरह से इन्होंने अपने फादर के साथ में मिलकर खेती करी, किसानी करी, इन्होंने धान लगाया भी, धान काटा भी, कस्सी लेकर पानी भी लगाया, तो किसान की पीड़ा इनसे बेहतर कौन समझ सकता है? अच्छा। माननीय मुख्यमंत्री जी किसान के बेटे भी हैं, और उन्होंने खुद भी किसानी करी है। जिस तरह से 24 फसलें हमारी सरकार खरीद रही है जी, जब किसान की उपज का पैसा जी, जब वो बेचने जाता है मंडी में, फसल बिकते ही 48 घंटे के अंदर पैसा उसके खाते में आ जाता है। और दूसरा मैं आपको बताऊं, पहले क्या होता था, खाद, बीज और दवाइयां ये नकली बेची जाती थी। इनके टाइम में, ये कांग्रेस के प्रवक्ता से पूछ लेना, और किसान बर्बाद हो जाता था, सारी की सारी फसल खराब हो जाती थी, किसान बर्बाद हो जाता था जी। माननीय मुख्यमंत्री जी एक स्पेशल विधेयक लेकर आए, और हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे लेबोरेटरी बनाई, उसको चेक करने के लिए सजा का प्रावधान करा। आज हरियाणा में ये डॉक्टर नायब सिंह सैनी की सरकार है, ये किसानों की सरकार है। आज हिम्मत नहीं कोई नकली खाद बीज दवाइयां बेच दे, उसको पेनल्टी भी लगेगी, सजा भी होगी। ठीक है, तभी फसलें एमएसपी पे खरीद रहे हैं, 24 फसलें। और आज किसान हरियाणा का कहता है भाई मौज होगी, भाई मौज होगी। 6,000 रुपये तो साल के विश्व का सबसे लोकप्रिय और ताकतवर प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी भेजते हैं। भाई 6,000 रुपये तो मोदी जी भेजते हैं, और हमारा मुख्यमंत्री भाई नायब सिंह सैनी सारी फसलें हमारी एमएसपी वह खरीद ले। भाई हमारी तो मौज हो रही है, मौज हो रही है। और ऐसा मुख्यमंत्री भगवान सब ने दे। अच्छा। हम इनके उज्जवल भविष्य, उत्तम स्वास्थ्य, दीर्घायु की कामना करते हैं। दूसरा, इन्होंने, हमारे मित्र हैं, हमारे बड़े भाई हैं, इन लोग के प्रवक्ता, इन्होंने जींद के बारे में कहा, ये जींद के हमारे बड़े भाई हैं, हमारे मित्र हैं। जींद में मेडिकल कॉलेज बनकर तैयार हो गया है जी, ठीक है, और इनके घर से मात्र 1-2 किलोमीटर दूर होगा बड़े भाई के घर से। ठीक है। और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी उसमें होगी।
आधुनिक चिकित्सा से लैस होगा वो। नहीं, वो होगा और उसका उद्घाटन रामराजी करने जी के लिए आप कह रहे हैं होगा, विजेंद्र जी कह रहे हैं कि वहां पर तो डॉक्टर भी बैठे, कब होगा वहां पर? ये डेडलाइन तो यहाँ पर होगी ना कोई, वहां पर तो ओपीडी तक चालू नहीं है, वो ये कह रहे हैं। क्या कह रहा हूँ, ऐसा है वो बनकर तैयार हो चुका है। विश्व के सबसे लोकप्रिय और ताकतवर प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी उसका उद्घाटन करेंगे और जल्दी ही वो डेट भी आ जाएगी, वो तिथि भी आ जाएगी। और इन्होंने पानी की बात कही, भाखड़ा नहर में से एक नहर निकाल के जींद वाले भाइयों के लिए भाखड़ा नहर का पानी लाया गया है, उसका उद्घाटन हो चुका है, लेकिन गेट बंद है आज। और जिस तरह से नेशनल हाईवे जींद के चारों तरफ से नेशनल हाईवे निकल गए, रोड का सड़कों का जाल बिछ गया जींद के चारों तरफ। ठीक है विजेंद्र जी कुछ बोल रहे हैं। विजेंद्र जी, नायब सिंह सैनी ने मौज कर दी भाई, मोदी जी ने मौज कर दी भाई। ठीक है, प्रदेश की जनता होली में जींद में IMT पहली बार ऐसा हुआ है। बजट के बाद प्रदेश की जनता की कितनी मौज होती है सर, वो तो देखना होगा। तो जींद में, क्योंकि आपने पता है कोमल जी, आपने पता है जींद राजनीतिक राजधानी है हरियाणा की। जींद में कोई भी शुरुआत होती है जींद से होती है, कोई भी रैली है जींद से होती है। ठीक है, ये चाहे कांग्रेस हो चाहे अन्य पार्टियां हो, जींद में रैली करके हम जींद के भोले वाले लोग हैं और ये अपना राज बना के भाग जाते थे। ठीक है, फिर जींद वालों की सूद नहीं लेते थे। एक तो जींद का भांजा है भूपेंद्र हुड्डा, भाई मैं जींद का भांजा हूँ, जुगला टोपी तो लेकर आऊंगा, मेरा हक बना रहा, मेरे भाई भांजा तो है, तो हम भी बांधते भांजा है। ठीक है, लेकिन भांजे तो नमक हराम नहीं लिख रहा था ना खिरा के जींद के लिए। ठीक है रामराजी जी, लाखन माजरा से आगे जींद शुरू हो जाता है, मेरे भाई रेडू को पता है, होली गांव है हमारा, लाखन माजरा तक तो रोड बढ़िया बना दिया। ठीक है, उधर गुहाना से आगे जींद शुरू हो जाता है, वहां तक तो रोड बढ़िया रामराजी जी, एक मिनट विजेंद्र रेडू जी, आप कुछ कह रहे थे, एक मिनट रामराजी जी, एक मिनट। ठीक है रामराजी जी, एक मिनट, आपको मेरी आवाज आ रही है, एक मिनट। और मैं आपको बताऊं जिस तरह से, सर रुक जाइए सर, एक मिनट। अभी मुख्यमंत्री का भी हमने भाषण सुनना है वहां पर बजट को लेकर, तो चीजें हम वहां पर भी सुनेंगे, लेकिन एक मिनट। मौज कर दी भाई, ठीक है विजेंद्र रेडू जी, प्रदेश की जनता की कितनी मौज होगी इस बजट में, ये देखना होगा। लेकिन आप कुछ कह रहे थे जी। पहले मैं आपको ये मेडिकल कॉलेज की हकीकत बता देता हूँ, यहाँ इसका उद्घाटन हो चुका है। आदरणीय डिप्टी स्पीकर महोदय उद्घाटन करके आए थे और उस दिन कहा था कि ओपीडी शुरू हो जाएंगी, लेकिन आज तक उसका गेट भी बंद है, गेट भी नहीं खुला, कोई डॉक्टर नहीं, कोई अदर कर्मचारी वहां पर नहीं है। ठीक है, दूसरी बात, जींद में देखिए डिप्टी स्पीकर महोदय जींद से है, कैबिनेट मिनिस्टर कृष्ण बेदी जी जींद से है, राम कुमार गौतम आपके विधायक जींद से हैं, इसके बावजूद उचाना से विधायक जींद से हैं देवेंद्र अत्री जी, इसके बावजूद जींद में आज तक पासपोर्ट सेंटर नहीं बना है, जिसकी आपने घोषणा की थी हर जिले में बनाया जाएगा। 4 विधायक जींद ने दिए, लेकिन आपने जींद को बैकवर्ड बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ रखी। पासपोर्ट के लिए भी लोगों को कैथल जाना पड़ता है, जबकि हर जिले में आपने घोषणा की थी, जींद को ही पीछे रखने का काम किया। इसके अलावा जींद में 10 साल से मैं सुन रहा हूँ, रामराज ऐसे नहीं भाई, ऐसे 10 साल से मैं सुन रहा हूँ नहरी पेयजल की सप्लाई दी जाएगी, और हर 6 महीने में स्टेटमेंट आता है कि 6 महीने बाद शुरू कर दी जाएगी। आज तक वो नहरी जल की पेय सप्लाई नहीं मिली, मेडिकल कॉलेज की शुरुआत नहीं हुई, पासपोर्ट तक का सेंटर यहाँ पर नहीं है। और जींद में आप बता देना अपनी सरकार को भी, जो PHC CHC है 80% स्टाफ वैकेंट पड़ा है, 80% स्टाफ नहीं है वहां पर PHC CHC में। और मेडिकल कॉलेज में कितनी सुविधाएं हैं, यहाँ हमारे डॉक्टर नहीं है, आंखों का डॉक्टर हिसार से हांसी से आता है, ऑपरेशन का डॉक्टर जो MD है वो कैथल से आता है, हमारे पास मेडिकल में स्टाफ नहीं। जींद की जनता आपसे नाराज हो जाएगी रामराज जी, आप झूठी वाहवाही ना करें सरकार की, नहीं तो जींद के लोग कहेंगे कि जींद का होकर के भी जब भी तो सारे विधायक दिए, एक विधायक थोड़े से वोटिंग से आ रहा है, जुलने वाला बहुत कम वोटों से चुनाव लूज किया है। मैंने कहा जनता ने बहुत कम वोटों से लूज किया है। भाई मैं रामराज, मैं कह रहा हूँ जनता ने पूरा आशीर्वाद दिया भारतीय जनता पार्टी को, मैं मानता हूँ इस बात को भाई, लेकिन ये आशीर्वाद है, भगवान मानते हैं, भगवान कांग्रेस की तरह जनता को हम राष्ट्रपति कहते हैं,
जैसे कांग्रेस के राष्ट्रीय महामंत्री देवतोल्य जनता जनार्दन को ठीक है विजेंद्र रेणु जी बोल रहे थे अभी, विजेंद्र रेणु जी बोल रहे थे अभी, बीजेपी का वोटर ठीक है गगन करोड़ जी, गगन करोड़ जी, गगन करोड़ जी, ठीक है रामराजी जी आपका समय दिया, रामराजी जी आपका समय दिया है पूरा। अब एक मिनट कांग्रेस प्रवक्ता को बोलने दीजिए, कांग्रेस प्रवक्ता को बोलने दीजिए गगन करोड़ जी, ठीक है अभी सबने अपनी बात कह दी। ठीक है गगन करोड़ जी, कांग्रेस तो बकायदा प्रदेश में अभियान चलाए हुए है प्रदेश सरकार के खिलाफ। अभी हमने देखा अभी थोड़े दिन पहले जो है तमाम मुद्दों को लेकर तमाम बड़े नेता जो थे आप लोग जुटे थे। आपको लगता है अभी ये सब चर्चा इसी बात पर हो रही थी इन तमाम विषयों को लेकर, और कांग्रेस ने तो तमाम जब बुजुर्ग पेंशन योजना को लेकर हो चाहे अन्य मुद्दों को लेकर हो, आप लोग तो सड़कों पर उतरे थे सर। आज के इस बजट में आपको लगता है कि वो चीजें जो है वो क्लियर आउट होंगी? अंजलि जी सबसे पहले तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, आपका इतना प्रतिष्ठित चैनल है, ये जो रामजी लाल जी है ये बोले जा रहे हैं रामराजी जी बहुत विनम्रता के साथ आपसे मैं कहना चाहूंगी सर, एक मिनट दूसरे गेस्ट को भी बोलने दीजिए। ये गली की पंचायतों में नहीं एक मिनट दूसरे हमारे पार्टी के प्रवक्ता भी जुड़े हुए हैं सर। रामराजी जी आपको पूरा समय दिया जाएगा। ठीक है गगन जी आपको अब कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, आप बोलिए अपनी बात। ये कोई तरीका थोड़ा डिबेट करने का। नहीं सर आप बोलिए। अंजलि देखो क्या है, देखो हमारा विपक्ष का जो एक सिस्टम होता है, लोकतंत्र में जो विपक्ष की व्यवस्था करी गई है, चाहे वो आज हम विपक्ष में कल को कोई और पार्टी बीजेपी में भी विपक्ष में हो सकती है और होगी पक्का, जिस तरीके से काम कर रहे हैं जनता को गुमराह कर रहे हैं। हमारा काम है जनता के जो मुद्दे हैं अहम मुद्दे उनको उठाएं, और जो ये घोषणाओं की सिर्फ और कागजों की सरकार है उसके ऊपर हम सवालिया निशान उठाए, और ताकि जनता की आवाज को ये सुने। लेकिन ये सुनते नहीं है। अभी आप देख रहे हो डिबेट में इनसे सवाल क्या कर रहे हैं, ये आगे बखान करे जा रहे हैं। ये कोई राजनीतिक मंच थोड़ी ना है, बजट के लिए चर्चा हो रही है, बजट में बात करो। अब मैं आपको बताना चाह रहा हूं जो आज हरियाणा की जो एक मूलभूत सुविधा है जिसके ऊपर सबसे बड़ा एक अभियान हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा चलाया गया, स्वच्छ भारत अभियान, हजारों लाखों करोड़ रुपए का बजट उसमें दिया गया। आपको बताते हुए मेरे को हैरानगी हो रही है, हरियाणा को पिछले वित्त वर्ष में 342 करोड़ रुपए दिए गए स्वच्छ भारत अभियान के तहत, जिसके अंदर 100 करोड़ रुपए लैप्स हो गए, जो कि सबसे शर्मनाक बात है। ये 342 करोड़ रुपए में 242 करोड़ रुपए के अंदर भी इन्होंने बहुत सारा पैसा एडवर्टाइजमेंट के ऊपर खर्च करा। आज हरियाणा के अंदर क्या हालात है, ये बात कर रहे हैं स्मार्ट सिटी की। आप देखो कि जगह जगह गंदगी के ढेर हैं। जिस जिले से मैं आता हूं यमुनानगर, आप हैरानगी मान जाओगे, वो यमुनानगर के अंदर सबसे पॉश इलाका आता है मॉडल टाउन, और वहां पर एक तरफ तो एसपी रेजिडेंस है और एक तरफ हमारे मेयर का ऑफिस है, कैंप ऑफिस है। उसके सामने कम से कम अभी भी 10 ट्राली मलबा पड़ा होगा। डंगर वहां मुंह मारते हैं सारा दिन, सड़ैंद हो रखी है। ये हालात कर रखे हैं हरियाणा के। रैंकिंग में आज हरियाणा कहां चला गया। दूसरा जो मूलभूत सुविधा है डिस्ट्रिक्ट प्लान का 80% से ज्यादा पैसा लैप्स कर दिया सरकार ने। ये कहां प्लानिंग कर रहे हैं, कोई प्लानिंग ही नहीं है। सड़कें टूटी पड़ी हैं, हालात बुरे हैं, सीवरेज जाम है, स्वच्छ पानी पीने को नहीं मिल रहा। जो दो अहम मूलभूत सुविधाएं हैं, स्वच्छ भारत अभियान और डिस्ट्रिक्ट प्लान, उसी का पैसा लैप्स हो गया। ये वही नहीं पैसा खर्च कर पा रहे। तो कहीं ना कहीं ये सिर्फ एक प्रचार प्रसार और बखान की सरकार है, क्योंकि ये जो दो मेन फंड्स थे ये तो पूरे होने चाहिए थे, बल्कि इनको केंद्र सरकार से डिमांड करनी चाहिए थी कि जो आपका इसके अंदर सहयोग था वो हमारे को और ज्यादा मिले। वो और ज्यादा तो क्या मिलना था, वो जो दिया था वही लैप्स हो गया। तो इससे इनकी जो कार्य प्रणाली है उसके ऊपर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान खड़ा होता है। जब ये हरियाणा की प्रदेश की जनता को, जो कि अभी आज ही रिपोर्ट आई है, सुबह मैं पढ़ रहा था, उसके अंदर हरियाणा पूरे देश के अंदर सबसे ज्यादा जीएसटी देने वाला राज्य है। और उसको जो मूलभूत सुविधाएं है, स्वच्छता की, सड़कों की, सीवर की, पानी की, वो ही नहीं पूरी हो रही। सबसे बड़ा मुद्दा, और हरियाणा के अंदर सुप्रीम कोर्ट को आना पड़ा उसके अंदर। हमारा पशु, हमारा कुत्ते, इनको कहते कहते थक गए कि भैया इनका कोई करो। उसके नाम पे भी घोटाला करके निगम के अंदर कुत्तों की नसबंदी पे घोटाला, हर चीज में तो घोटाला, प्रॉपर्टी आईडी में घोटाला। याशी कंपनी को टेंडर दे दिया, ब्लैकलिस्ट करने के बजाय उसको 3 बार पेमेंट कर दी, और वो आज उसको 11 साल हो गए, वो आज तक भी कंपनी काम पूरा करके नहीं दे पाई। ठीक है गगन करोड़ जी, ये
मूलभूत सुविधाओं से ये सरकार बहुत पीछे है। ये तमाम मुद्दे जो है वो बजट में क्लियर आउट तो हो ही जाएंगे। 12 बजे तक का वेट हमें करना पड़ेगा। हमारे साथ पंकज गुप्ता जी, अर्थशास्त्री हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, स्वागत है आपका इस चर्चा में। पंकज जी, समझना चाहेंगे बैलेंसिंग जो है इस बजट में 2047 का जिक्र, अभी जब देश का बजट पेश हुआ था तो उसमें भी पूरी तरीके से किस तरीके से 2047 का एक परिदृश्य जो है वो देखने को मिला था, लेकिन आज नायब सैनी जो है मुख्यमंत्री बतौर वित्त मंत्री बजट पेश करने जा रहे हैं दूसरी बार। उम्मीदें बहुत ज्यादा है, लेकिन बैलेंस हर वर्ग को लेकर किस तरीके से आगे बढ़ने की उम्मीद समझे हम इसमें, इस बजट को समझने की कोशिश अगर हम करें अभी शुरुआती तौर पर, क्योंकि राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान कुछ ना कुछ एक हाईलाइट्स जो है वो तो हमें समझ में आई गई थी। हेलो जी अंजलि जी। जी जी, एक तो आपका धन्यवाद, आपने बजट के मौके पर मेरे को इनवाइट किया जी। देखिए अंजलि जी, अभी नायब सिंह सैनी जी अपना इस टेन्योर का सेकंड बजट पेश करने जा रहे हैं। वैसे तो पिछले कुछ वर्षों से जो बीजेपी की सरकार है उसने स्टेट टैक्स तो कोई लगाए नहीं। फिर भी चलिए, हम 2047 का अपना विजन का पूछे तो देखिए, अभी जो सेंटर का बजट आया था उस सेंटर के बजट में अगर आप देखें तो गवर्नमेंट का पूरा थ्रस्ट मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के ऊपर था। क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट जो जिस ढंग से बजट दिया है उसमें उन्होंने नए इंडस्ट्रियल क्लस्टर, जगह जगह क्लस्टर अनाउंसमेंट किए हैं, बिल्कुल, और उससे रिलेटेड इकोसिस्टम बनाने की कोशिश की है। तो मेन पर्पस बजट में इस बार मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर था, क्योंकि हमारा ऑलरेडी जो सर्विस सेक्टर है बहुत अच्छा काम कर रहा है। ठीक है। तो अगर हमें 2047 को विकसित भारत की तरफ जाना है तो स्टेट गवर्नमेंट को भी अपना उसी ढंग से प्रयास करने पड़ेंगे। अच्छा पंकज जी, अब जो केंद्र का बजट था वो एक स्लोगन पर डिपेंड था जिसका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिक्र किया था, रिफॉर्म, ट्रांसफॉर्म और परफॉर्म। अब ये जो परिदृश्य है क्या हरियाणा के बजट में भी देखने को यहाँ पर मिल सकता है, क्योंकि एजेंडा 2047 में अगर हरियाणा ने देश की प्रोग्रेस के साथ अपने कदम बढ़ाने हैं तो उन्हें उसी राह पे चलना पड़ेगा। बिल्कुल, क्योंकि देखिए हमारी हरियाणा की जो अभी तक अर्थव्यवस्था है कृषि प्रधान ही रही है, परंतु कृषि की भी एक अपनी लिमिटेशन है। बिल्कुल, अगर आने वाले समय में हमें साथ चलना है तो हमें अपने इंडस्ट्रियल सेक्टर को बढ़ाना पड़ेगा। देखिए अभी जियोपॉलिटिकल सिचुएशन देखिए, अभी पिछले 2 दिन से कितना, दूसरा दिन आज कितना भयंकर मिडिल ईस्ट में युद्ध शुरू हो चुका है। बिल्कुल, हमारे यहाँ से लाखों लाखों लोग मिडिल ईस्ट में जाते हैं अपने रोजगार के लिए जी। अब जी ये युद्ध शुरू है तो वहां पे लोगों का जाना भी रुकेगा, और वहां से जो करेंसी आती थी डेफिनेटली उसके ऊपर भी इम्पैक्ट पड़ेगा। और वो करेंसी जो आती थी वो बड़ा स्टेट की प्रोग्रेस में बड़ा वो करती थी, डेवलपमेंट में बड़ा योगदान देती थी। ठीक है। इसके अलावा देखिए अभी हमारा दिल्ली में AI समिट हुआ है, तो आप ये देखिए AI की वजह से अब हजारों लोगों का रोजगार, लाखों लोगों का रोजगार जा रहा है। तो हमें इन मुद्दों पे भी ध्यान देना पड़ेगा। AI एक, अगर हम उसको पॉजिटिव यूज कर पाए, अगर हम उसके अंदर कोई रिसर्च कर पाए, अगर स्टेट गवर्नमेंट उसमें कोई बजट रख के उसमें कोई कमेटी बना के उसके ऊपर प्रॉपरली अगर करे तो ये AI स्टेट के लिए एक बहुत बेनिफिशियल हो सकता है। अदरवाइज वो AI अगर हम इस पर ध्यान नहीं देंगे तो काफी लोगों की नौकरी चली जाएगी, काफी लोगों को बिजनेस में नुकसान होने वाला है। इसमें प्रोफेशनल्स को भी नुकसान हो रहा है, इसमें बिजनेसमैन को भी नुकसान हो रहा है, परंतु यही हम अपनी स्ट्रेंथ भी बना सकते हैं। ठीक है। तो मेरा ऐसा मानना है कि अगर स्टेट गवर्नमेंट AI के ऊपर ध्यान दे, इंडस्ट्रियल ग्रोथ के ऊपर ध्यान दे, और जो शहरीकरण हो रहा है उसी ढंग से शहरीकरण करे, इन चीजों पे ध्यान दे। इसके अलावा 2-3 मुद्दे और है जो हमें ध्यान देने वाली बात है कि इस समय शहरी वेस्ट और जो एनवायरनमेंट है उसकी पोजीशन बड़ी डिटोरेट हो रही है। ठीक है। वैसे तो आप देखिए कि स्टेट गवर्नमेंट ने कुछ महकमे आने के बाद बनाया है जिसमें नदियों का बहुत बड़ा प्रोजेक्ट किया, और काफी जगह इन्होंने नदी और नहरों को रीडेवलप भी किया है उनको, परंतु फिर भी इसके ऊपर बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है। गंदगी के ढेर लग रहे हैं, उसको वेस्ट मैनेजमेंट के ऊपर काम करने की जरूरत है। नदियों को और अच्छे तरीके से वो बजट बढ़ा के उसके काम को तेजी से करने की जरूरत है। इसके अलावा इंडस्ट्रीज के ऊपर काम करने की जरूरत है, और AI के ऊपर जो मेरे को लगता है, और आज के बजट
में स्नाइपिंग सैनिक हो, इसके ऊपर जरूर कोई डिटेल वो लेके आना चाहिए। अच्छा, औद्योगिकरण की बात यहाँ पर पंकज जी हम कर रहे हैं, औद्योगिक सेक्टर के लिए कितना फ्रेंडली जो है, क्योंकि अभी देखिए गुरुग्राम और सोनीपत अब ये एक बहुत बड़े औद्योगिक सेक्टर के रूप में, गुरुग्राम तो है ही, सोनीपत एक बहुत बड़े औद्योगिक सेक्टर के रूप में उभरता जो है वो नजर आ रहा है। लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि कितना फ्रेंडली जो है वो वहां पर एनवायरमेंट जो है वो दिया जाएगा। और दूसरा जो जुड़ा हुआ है इससे, प्रदेश के युवाओं को रोजगार। अब ये ऐसे सेक्टर्स हैं जो कि सब एक साथ साइकिल जो है वो चल रहे हैं, जरा से एक साइकिल ब्रेक हुई, आप समझिए पूरा इकोसिस्टम जो है वो पूरी तरीके से ब्रेकआउट हो जाएगा। तो इस बजट में युवा, खिलाड़ी, औद्योगिकरण, किसान, क्या इन्हें पूरा बैलेंस आउट होता दिख सकता है? देखिए, मैं आपका पीछे वाली बात से शुरू करता हूँ, खिलाड़ी और रोजगार। देखिए, खिलाड़ियों के ऊपर बात करें तो हरियाणा आज सबसे ज्यादा खेलों को प्रोत्साहन देने वाला स्टेट है। और आप देखें कि भी जो भी एशियन गेम्स होते हैं, ओलंपिक गेम्स होते हैं या कोई और दूसरे गेम्स होते हैं, उसमें हरियाणा के खिलाड़ी सर्वाधिक पदक लेके आ रहे हैं। और हरियाणा की जो खिलाड़ियों से, खेल और खिलाड़ियों से रिलेटेड पॉलिसी है, बहुत अच्छी है। ठीक है, परंतु जो हमारी बात हो रही है इंडस्ट्रियलाइजेशन, रोजगार की, ठीक है, हरियाणा को एक बहुत बड़ा एडवांटेज है, वो दिल्ली के साथ स्थित है। तो इस वजह से गुड़गांव और सोनीपत ये एक नेचुरल चॉइस है इंडस्ट्रियल की भी वहां पे आपने वो करे। परंतु गवर्नमेंट को देखना पड़ेगा ये विकास समान रूप से पूरे स्टेट में फैले। वैसे तो पिछले कुछ समय से देखा गया है कि गवर्नमेंट ने कुछ जगह, अगर आप जमीन लेते हैं तो जमीन की जो रजिस्ट्रेशन चार्जेस होते हैं उसको वेव ऑफ किया गया है। कुछ जगह ये देखा गया है जीएसटी के अंदर इन्होंने, जो स्टेट जीएसटी लगता है उसके अंदर इन्होंने बेनिफिट दिया इंडस्ट्रीज को, काफी सारे बेनिफिट दिए। परंतु मेरे को लगता है इसमें बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है, संगठित एरिया बनाने के लिए। ये बहुत वास्ट सब्जेक्ट है, ये बहुत वास्ट सब्जेक्ट है। इस बजट में इसको किस तरीके से प्रोजेक्ट किया जाता है ये समझना होगा। फाइनल कमेंट हम यहाँ पर ले लेते हैं कांग्रेस प्रवक्ता गगन करोड़ जी, एक फाइनल कमेंट यहाँ पर। उम्मीदें बहुत ज्यादा है, अभी समय जो है वो बहुत कम रह गया है, 12 बजे बजट पेश होने वाला है, आपका फाइनल कमेंट सर। अंजलि जी, तो मेरे को बड़ा समय कम बोलने का मिला, मुख्य विपक्षी दल होने के नाते। नहीं सर, अभी बीच में टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से शायद फोन भी कट गया था, इस वजह से। तो मेरे को आप थोड़ा सा बिल्कुल टाइम दो, मैं इसको कंक्लूड कर रहा हूँ। देखो, पिछले कुछ सालों में फरीदाबाद, गुड़गांव, यमुनानगर, जगाधरी, ये जो इंडस्ट्रियल हब्स थे हरियाणा के, इसके अंदर 16,890 से ज्यादा फैक्ट्रियां बंद हुई। वो किस कारण बंद हुई? सरकार की कमियों के कारण बंद हुई। यहाँ से पलायन करके मैक्सिमम उद्योग, ये पिछले मैं कुछ 2, 3, 4, 5, 7 सालों की बात बता रहा हूँ आपको। ये बातें कर रहे हैं, बखान करने से कुछ नहीं होगा, फैक्ट्रियां बंद होगी। आज अगर जो हम बात करते हैं जीडीपी की, जीडीपी कैसे बढ़ेगी? जीडीपी बढ़ेगी जब हमारे यहाँ पर उद्योग होंगे। उद्योग बंद हो रहे, रोजगार खत्म हो रहा है। अब कैग की जो रिपोर्ट आई है अभी थोड़े दिन पहले, उसमें सरकारी कंपनियों का जो घाटा है 260 करोड़ रुपए, जिसमें सिर्फ क्या है, 2 बातें हैं, टैक्स की चूक और स्मार्ट सिटी जो बनने थे 2, उनकी जो देरी होती रही, क्योंकि स्मार्ट सिटी हमारे बनने थे 2019 से 20 के बीच में, सरकार ने 2025 कर दिया। अभी भी दोनों स्मार्ट सिटी, कहीं से स्मार्ट सिटी नहीं है, सारा पैसा स्वाह कर दिया, बखान करा जा रहा है। उसका इतना ज्यादा खामियाजा हरियाणा को, जनता को भुगतना पड़ रहा है। मतलब कि अभी ये 2,05,000 करोड़ रुपए का पिछला बजट था, जिसमें से लगभग 60-70 हजार करोड़ रुपए तो कर्जा उतारने में चले गए, ब्याज में चले गए। तो कहां रह गया वो? उसके बाद इतने सारे घोटाले हो गए, इतना सारा ऊपर से टैक्स पड़ गया। तो कुल मिला के ये सिर्फ बातों में, कागजों में बजट ना पेश करके जनता की तरफ ध्यान दिया जाए। अदरवाइज जिस तरह हमारे बीजेपी के प्रवक्ता शोर मचा रहे हैं ना, 20 साल मुख्यमंत्री रखेंगे, 20 साल मुख्यमंत्री रखेंगे, ये तो जनता सारा कुछ देख रही है। सिर्फ इनके शोर मचाने से टीवी पे कुछ नहीं होगा। आप धरातल पे जनता के लिए काम करो। जीएसटी हरियाणा सबसे ज्यादा दे रहा है देश के अंदर, और हरियाणा के आज की रेट में खेल खिलाड़ी के, किसान के, युवाओं के, उद्योगों के, हर चीज का आज बुरा हाल हो चुका है। हरियाणा हर चीज में आज कहां से कहां पहुंचा दिया। हरियाणा नंबर 1 होता था कांग्रेस के टाइम में, नारा था, और उसको कोई चैलेंज करके दिखा दे। आज इन्होंने कहां पहुंचा दिया, भट्टा बिठा दिया हरियाणा का। तो ज्यादा ऊंचा शोर मचाने से कुछ नहीं होगा, धरातल पे काम करना पड़ेगा, योजनाओं के ऊपर क्रियान्वित करना पड़ेगा, अफसरों पे लगाम लगानी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर कुछ नहीं पता किसी को क्या हो रहा है। हमारे मुख्यमंत्री जी से पूछा जाए कि जी कैसा कामकाज चल रहा है, वो कह रहा कामकाज का तो पता नहीं, फीलिंग बढ़िया आ रही।
तो ये फीलिंग बनाने के लिए मुख्यमंत्री नहीं बनाए गए थे, काम करने के लिए बनाए गए थे। धरातल पे काम करना पड़ेगा। हालात आज की डेट में हरियाणा के बद से बदतर है। आज हम उम्मीद करते हैं कि यहाँ पर हरियाणा की जनता को कुछ ना कुछ एक बढ़िया तरीके से इंप्लीमेंटेशन होने वाला बजट मिले। इसके अलावा आज मैं अंजलि जी आपके माध्यम से, आज फाग का त्योहार है, मैं अपने पूरे हरियाणा के प्रदेशवासियों को होली की और फाग की शुभकामनाएं देता हूं और उम्मीद करता हूं कि ये जो हर्षोल्लास का, भाई बहन का, भाईचारे का, प्यार का त्योहार है, इसको सारे मिलजुल के मनाएं और किसी प्रकार से नशा करके दंगा ना करें। इसके साथ हम आज हरियाणा के मुख्यमंत्री से भी उम्मीद करते हैं कि वो आज जो बजट पेश करेंगे तो जो पिछली उनकी बहुत सारी कमियां हैं, सिर्फ कागजों का और आंकड़ों का बजट ना बनाकर उसको धरातल पे काम करने वाला जो भी बजट आए, जो भी योजनाओं के लिए पैसा आए, उसको पूरा टाइटनेस करके अफसरों पे लगाम लगा के उसको धरातल पे पूरा करने का काम किया जाए। पिछले बजट की तरह ना हो कि सारा पैसा फिर दोबारा लैप्स होके वापस चला जाए। ठीक है, तो ये सारी बातें ध्यान रखने की। ठीक है रामराजी जी, फाइनल कमेंट सर, कम शब्दों में प्लीज। देखो, इन्होंने धरातल की बात करी। हमारी सरकार धरातल पे काम कर रही है, आम जनमानस के लिए काम कर रही है। ठीक है। और सबको योजनाओं का लाभ मिल रहा है जी। ये डॉक्टर नायब सिंह सैनी जी का हरियाणा है, नशा मुक्त हरियाणा, अपराध मुक्त हरियाणा और भ्रष्टाचार मुक्त हरियाणा। हरियाणा एक, हरियाणा भी एक, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, इस पैटर्न पर हमारी सरकार काम कर रही है। और कांग्रेस का धरातल खत्म हो चुका है। अच्छा, जनता ने इनको नकार दिया है। जनता दोबारा नकारे गए लोग हैं। बोगलाट में उलझुल बातें करते हैं, उलझुल फैसले लेते हैं। और सच्चाई ये है, हमारी सरकार धरातल पे काम कर रही है। ठीक है। और देव तुल्य जनता जनार्दन का आशीर्वाद मिल रहा है। ठीक है। देव तुल्य जनता जनार्दन के आशीर्वाद से लगातार, ठीक है, वो आशीर्वाद तो यहाँ पर मिल ही चुका है। आशीर्वाद से लगातार ठीक है, प्रदेश में हमारी सरकार बनी और हमारा बजट है, हमारा बजट है। विजेंद्र जी फाइनल कमेंट, विजेंद्र जी फाइनल कमेंट, राज्य बनाने में फाइनल कमेंट यहाँ पर। ठीक है, रामराज जी एक मिनट, आपको समय दिया प्रॉपर। ठीक है, विजेंद्र जी एक मिनट सर, एक मिनट सर, सबको समय देना पड़ेगा फाइनल कमेंट का। विजेंद्र जी फाइनल कमेंट सर। जी, किसी भी यूनिट की स्थिति को, किसी भी यूनिट के डेवलपमेंट को उसके फाइनेंस मैनेजमेंट से देखा जाता है, चाहे वह घर हो, संस्था हो, चाहे फैक्ट्री हो, चाहे देश हो, चाहे प्रदेश हो। आज हरियाणा प्रदेश का जो फिस्कल इंडेक्स है 18 स्टेट में 14वें नंबर पर हम खड़े, यानी सबसे वरिष्ठ हमारा फिस्कल जो इंडेक्स आया है वो अपने आप में दिखाता है कि हरियाणा प्रदेश में किस प्रकार से पैसे का, फाइनेंस का मैनेजमेंट किया जा रहा है, जो कि सबसे वरिष्ठ है। 18 में 14वें स्थान पर हम खड़े हैं। और दूसरी बात जो है, जब हमारा फिस्कल इंडेक्स ही इतना डाउन है तो हम क्या उम्मीद कर सकते हैं। और एक हमारा प्रदेश का जो कर्ज है, वो कर्ज जो है इतना बढ़ता जा रहा है। ठीक है। पिछले साल में 1,61,796 करोड़ रुपया। ठीक है। 1,61,796। ये बहुत महत्वपूर्ण आंकड़े हो जाते हैं, बहुत महत्वपूर्ण आंकड़े हो जाते हैं। लेकिन आज, नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं अंजलि भंडारी और बात करेंगे महारा बजट की। और बड़ी खबर इसी से जुड़ी आ रही है, वो आपको बता दें, हरियाणा विधानसभा बजट सत्र का 7वां दिन दोपहर 12 बजे सदन की कार्रवाई शुरू होगी। सीएम नायब सैनी 2026-27 का बजट पेश करेंगे, बतौर वित्त मंत्री दूसरी बार बजट पेश करेंगे। बजट में देखिएगा विकसित हरियाणा 2047 का परिदृश्य, उद्योग, स्वास्थ्य, खेल, विकास पर फोकस रहेगा, महिलाओं, युवाओं, प्राकृतिक खेती पर फोकस रहेगा। 2.15 लाख करोड़ रुपए तक का हो सकता है ये बजट। ये बड़ी खबर, साल 2025-26 में 2,05,000 करोड़ का बजट था। हरियाणा विधानसभा बजट सत्र का 7वां दिन आज दोपहर 12 बजे शुरू होगी सदन की कार्रवाई। ये इस वक्त की अहम जानकारी जो है वो हम आपको दे रहे हैं। तो आपको बता दें, हरियाणा विधानसभा बजट सत्र का 7वां दिन है और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी बतौर वित्त मंत्री आज बजट पेश करने जा रहे हैं। तो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी बतौर वित्त मंत्री दूसरी बार आज बजट पेश करेंगे। इस बार बजट 10% की वृद्धि के साथ 2.15 लाख करोड़ रुपए तक का पहुंचने का अनुमान है। अब मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी इस बजट में 10 बड़े सेक्टरों जैसे कि उद्योग, स्टार्टअप्स, बड़े शहरों में नए सेक्टर्स, टेक्निकल एजुकेशन, एआई, रिसर्च, एग्रीकल्चर पर फोकस करेंगे। हरियाणा बजट 2026-27 किस सेक्टर को क्या मिलने का अनुमान? इंफ्रास्ट्रक्चर, इस बार इस सेक्टर में हो सकती है 25% की वृद्धि। पिछले साल मिले थे 4,950.96 करोड़ रुपए। इस बार राशि बढ़कर
6500 करोड़ रुपए होने की उम्मीद। पावर, आम लोगों को कई तरह की सब्सिडी देती है सेक्टर। इस सेक्टर के बजट में 25 से 30% की वृद्धि होने की उम्मीद। 2025 में इस सेक्टर को मिले थे 6379.63 करोड़ रुपए। परिवहन, सरकार के पास अभी 5000 बसों का बेड़ा है, जिसे बढ़ाने की तैयारी है। हर जिले में इलेक्ट्रिक बसें भी दी जानी है। 2025 में इस सेक्टर को आवंटित किए गए थे 3388 करोड़ रुपए। पिछले साल के मुकाबले इस साल के बजट में वृद्धि की उम्मीद। कृषि, इस सेक्टर में 15% की वृद्धि दिख सकती है। पिछले साल इस सेक्टर को मिले थे 1254 करोड़ रुपए। खेती किसानी प्रदेश में हमेशा एक बड़ा मुद्दा रहता है। इस सेक्टर को लगभग 1500 करोड़ रुपए मिलने की उम्मीद। शिक्षा, सबसे ज्यादा बजट शिक्षा पर खर्च करती है प्रदेश सरकार। इस बार एआई के तहत तकनीकी शिक्षा के लिए नई कक्षाएं शुरू होनी है। पिछले साल इस सेक्टर को दिए गए थे 22,296 करोड़ रुपए। इस सेक्टर के बजट में 15% की वृद्धि की उम्मीद। स्वास्थ्य विभाग, पिछले साल इस सेक्टर में 10,159 करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे। इस सेक्टर के बजट में मुख्यमंत्री 20% की वृद्धि कर सकते हैं। वृद्धि के बाद लगभग 12,500 करोड़ रुपए हो जाएगा इस सेक्टर का बजट। पंचायत राज एवं ग्रामीण विभाग, पिछले साल इस सेक्टर में 7,313 करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे। सीएम सैनी इस सेक्टर में बढ़ोतरी करते हुए 7,500 करोड़ रुपए करने की तैयारी कर रही है। शहरी एवं स्थानीय विभाग, पिछले साल इस सेक्टर में 5,666 करोड़ रुपए का बजट रखा गया था। सीएम सैनी इस सेक्टर के बजट में 20% की वृद्धि कर सकते हैं। होम डिपार्टमेंट, पिछले साल इस सेक्टर में 8,315 करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे। इस बार प्रदेश में आतंकवाद विरोधी दस्ता यानी एटीएस का गठन होना है। एटीएस के गठन के बाद हर साल 35 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ सरकारी खजाने पर पड़ेगा। शिक्षा के बाद हरियाणा सरकार सबसे ज्यादा समाज कल्याण पर खर्च करती है। पिछले बजट में इस सेक्टर के लिए 16,650 करोड़ रुपए रखे गए थे। इसी बजट से 30 लाख से अधिक लोगों को पेंशन दी जाती है। इस बार सीएम इस बजट में 20% की वृद्धि करने की तैयारी में है। और वरिष्ठ संवाददाता पवन सिवर हमारे साथ इस जानकारी के साथ जुड़ गए हैं, क्योंकि आज हरियाणा का बजट पेश होने वाला है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी बतौर वित्त मंत्री आज बजट पेश करेंगे। लेकिन इस बजट में क्या कुछ रहने वाला है प्रदेश की जनता के लिए खास, ये यहाँ पर समझना होगा। और हमने देखा था मुख्यमंत्री लगातार प्रदेश की तमाम योजनाओं का जिक्र करते रहते हैं। साथ ही इस बजट को बनाने से पहले जिस तरीके से हर एक भाग हो या वर्ग हो, उसके साथ भी राय मशवरा जो है वो किया गया, सुझाव लिए गए। लेकिन उन सुझावों का जो परिदृश्य, जो झलक है, वो कितनी इस बजट में देखेगी वो समझ लेते हैं। पवन, आज हरियाणा का बजट जो है वो पेश करने जा रहे हैं मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी बतौर वित्त मंत्री। कैसा रहेगा ये बजट? उम्मीदें बहुत ज्यादा हैं इस बजट से प्रदेश की जनता की। बिल्कुल जी, बिल्कुल अंजलि, आज हरियाणा के लोगों के लिए काफी महत्वपूर्ण और खास दिन है, चूंकि हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी बतौर वित्त मंत्री प्रदेश का 2026-27 का बजट पेश करेंगे। हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र का आज 7वां दिन है और 7वें दिन की जो कार्यवाही है वो 12 बजे शुरू होगी। 12 बजे हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जो है वो बतौर वित्त मंत्री प्रदेश का 2026-27 का बजट जो है वो पेश करेंगे। पिछला जो बजट था हरियाणा का वो 2,05,000 करोड़ का था और जो बढ़ोतरी है उस बढ़ोतरी के बाद इस बार का जो बजट है वो 2,25,000 करोड़ के आसपास, यानी 2.25 लाख करोड़ का जो बजट है वो हरियाणा का आ सकता है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जो है वो कई क्षेत्र में बड़ी बढ़ोतरी जो है वो करते हुए अपने बजट में नजर आ सकते हैं। खासतौर पर महिला सशक्तिकरण, युवाओं के लिए जो उद्योगों में उनके लिए एक अलग से अवसर पैदा करने और इसके साथ साथ एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर और किसानी कृषि क्षेत्र में और स्वास्थ्य क्षेत्र और शिक्षा का जो क्षेत्र है उसमें बड़ी बढ़ोतरी जो है वो नजर आज बजट में आ सकती है। हरियाणा सरकार का जो ये बजट है ये 2047 में जो विकसित भारत का लक्ष्य है उसमें हरियाणा की जो अग्रणी भूमिका है वो किस रूप में हो, इसको लेकर एक भविष्य के रोड मैप को लेकर जो है वो बजट में कई तरह के प्रावधान जो है वो देखने को मिल सकते हैं। हरियाणा सरकार का इस बजट में जो है वो फोकस रहेगा
परफॉर्मेंस पे और जो है वो किस तरीके से जो है वो ट्रांसफॉर्म जो है वो तमाम योजनाएं जो उनका किया जाए, तो ये जो बजट है ये काफी खास और महत्वपूर्ण है। हरियाणा में तीसरी बार बनी भाजपा की सरकार का ये दूसरा बजट है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी बतौर वित्त मंत्री ये दूसरा बजट जो है वो पेश करेंगे। मुख्यमंत्री आज जो है वो बतौर वित्त मंत्री जो वो आज बजट पेश करने वाले हैं। तो प्रदेश के लोगों की निगाह आज हरियाणा के विधानसभा पर टिकी हुई है। किस तरीके से किन किन विभागों का बजट कितना बढ़ता है, कुल बजट प्रदेश का कितना जो है वो रहता है, इसके ऊपर लोग जो है वो नजरें टिकाए हुए हैं। और खास तौर पर जो जानकारी है सूत्रों के मुताबिक, कोई भी नया जो टैक्स है, जो कोई नया कर है वो सरकार इस बजट में नहीं लगाने जा रही है। सूत्रों की माने तो टैक्स रहित बजट जो है वो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी बतौर वित्त मंत्री पेश करेंगे। तो आज का दिन काफी खास और काफी अहम ये रहने वाला है आज का दिन। पवन बने रहे हमारे साथ, हमारे खास मेहमान भी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ गए हैं। बीजेपी प्रवक्ता रामराजी शर्मा हमारे साथ जुड़ गए, कांग्रेस प्रवक्ता गगन खरोड़ हमारे साथ जुड़ गए हैं और साथ ही इनेलो प्रवक्ता विजेंद्र रेड्डी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप सभी का स्वागत है इस चर्चा में और पवन भी लगातार हमारे साथ इस चर्चा में बने हुए हैं। रामराजी शर्मा जी, सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगी। उम्मीदें बहुत है, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी बतौर वित्त मंत्री बजट आज पेश करने जा रहे हैं, लेकिन इस बजट से जो उम्मीदें हैं वो कितनी पूरी हो पाती हैं ये बहुत ज्यादा समझना होगा। आस भी आज जनता की है, प्रदेश की जनता की। देखो, सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से मैं हमारे देश की, हमारे प्रदेश की देव तुल्य जनता जनार्दन को मैं राम राम करता हूं। फिर आपकी बात का मैं जवाब देता हूं। जिस तरह से केंद्र में हमारा बजट में, हमारी हरियाणा में विशेष हमारे को मिला है केंद्रीय बजट में, जिस तरह से केंद्र का बजट सभी के लिए हितकारी, सबके लिए लाभकारी, सभी वर्गों के लिए लाभकारी, चाहे मातृशक्ति हो, चाहे युवा हो, चाहे हमारे बुजुर्ग हो, चाहे हमारे किसान भाई हो, मजदूर हो, सभी वर्गों के लिए हितकारी केंद्र का बजट रहा। हरियाणा में जिस तरह से राखी गढ़ी को टूरिज्म हब के रूप में प्रमोट किया गया, बजट में बताया गया, और हमारे हरियाणा को बहुत कुछ लाभ मिला है केंद्र के बजट में। और इसी तरह हरियाणा के भी हमारे युवाओं के हृदय सम्राट, बहुत ही मिलनसार, जन जन के चेते, 24 घंटे जनता की सेवा में समर्पित रहने वाले डॉक्टर नायब सिंह सैनी, जो माननीय मुख्यमंत्री भी हैं और हमारे वित्त मंत्री भी हैं, और दूसरी बार बजट पेश करेंगे। और ये बजट भारत को विकसित राष्ट्र बनाने में, हरियाणा को विकसित राज्य बनाने में मील का पत्थर साबित होगा। और इसमें विशेष जो भूमिका है, विशेष जो फोकस रहेगा हमारा युवा शक्ति के ऊपर, मातृशक्ति के ऊपर, हमारा इंडस्ट्रियल ग्रोथ के ऊपर, हमारे जो किसान भाई हैं उनके ऊपर, और ज्यादा रोजगार कैसे अर्जित किए जा सके, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी एआई को और ज्यादा डेवलप किया जाएगा, और हमारे युवाओं को लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की शिक्षा पे और स्वास्थ्य पे, और हमारी मातृशक्ति को जिस तरह से हमारी सरकार ने हमारी बहनों के लिए किया, चाहे 3 तलाक खत्म करना हो, मुस्लिम बहनों के लिए बड़ा कष्टदायक था, चाहे 33% आरक्षण देना हो, चाहे लाडो लक्ष्मी योजना हो जी, चाहे हमारी बहनों के लिए ड्रोन दीदी योजना हो, चाहे लखपति दीदी योजना हो, ठीक है, अनेकों ऐसे कार्य किए हैं जो आज तक रामराजी शर्मा जी, ये अनेकों योजनाएं जो हैं वो चलाई जरूर गई हैं, लेकिन इसका कितना असर जो है वो अब धरती पर देखने को मिल रहा है, ये काफी समझना होगा। और इन योजनाओं को आगे क्रियान्वयन को लेकर बढ़ रहा है माननीय मुख्यमंत्री जी की अगुवाई में। जी ठीक है, लौटेंगे आपके पास। गगन खरोड़ जी हमारे साथ प्रवक्ता कांग्रेस जुड़े हुए हैं। गगन जी, अब इतनी सारी योजनाओं का जिक्र तो हमने देखा, मुख्यमंत्री ने राज्यपाल के अभिभाषण पर भी चर्चा करते हुए तमाम योजनाएं जो है, रामराजी जी आऊंगे आपके पास, अब 1 मिनट के। गगन जी,
तमाम अभिभाषण पर, जो राज्यपाल के अभिभाषण पर जवाब देते हुए मुख्यमंत्री ने भी तमाम योजनाओं का जिक्र किया कि हमारी सरकार ने ये चीजें जो है की हैं। बजट में कहीं ना कहीं उन तमाम योजनाओं का जिक्र होगा, लेकिन सरकार उसे किस तरीके से आगे बढ़ाती है ये देखना होगा। हालांकि कांग्रेस लगातार ये कहती आई है कि ये सब योजनाएं जो है वो कागज पर हैं, और अभी क्योंकि हमने देखा पेंशन योजना को लेकर भी कई जो आरोप प्रत्यारोप थे वो लगे, हंगामा भी सदन के अंदर हुआ था। आपको लगता है आज बजट जो है वो प्रदेश की जनता की उम्मीदों पर खरा उतरता नजर आएगा? हर वर्ग के लिए कुछ ना कुछ होगा इस बजट में? हमारे देश प्रदेश की जनता आज इस आपके मुख्य, क्योंकि आज का बड़ा अहम दिन है। बजट एक ऐसी लोकतंत्र में व्यवस्था की गई है कि जिसके लिए आम आदमी, किसान, युवा, उद्यमी आज इस दिन का बड़े बेसब्री से इंतजार करते हैं कि सरकार उनकी सुविधाओं के लिए, उनकी जो पिछली दिक्कतें हैं उनको दूर करने के लिए क्या सोच रखती है और उसको कैसे इम्प्लीमेंट करेगी। लेकिन अभी जैसा कि आपने कहा कि बहुत सारी योजनाएं लागू तो कर दी गई, लेकिन आज भी वो धरातल पर पूरी नहीं हुई उतरी किसी भी तरीके से। लैप्स हो रहा है फंड बहुत ज्यादा। मैं आपको टाइम टू टाइम सारा डाटा देता रहूंगा क्योंकि आज लंबा टाइम है, मेरे पास सारा डाटा है। कितनी योजनाएं इनकी लैप्स हुई हैं, कागजों में और भाषणों में घोषणाएं तो बहुत हुई, लेकिन अभी ये हमारे प्रवक्ता जो है बीजेपी के बखान कर रहे थे। मैं एक ही योजना के ऊपर अभी फिलहाल बात करता हूँ, आगे टाइम पे मैं आपको बताता रहूंगा। लाडो लक्ष्मी योजना की बात कर रहे थे। चुनाव के दौरान बड़े जोर शोर से जो पंफलेट इनके छपे थे उसके अंदर सबसे जो अहम मुद्दा बनाया गया था महिलाओं को रिझाने के लिए लाडो लक्ष्मी योजना। बहुत अच्छी योजना। हम तो चाहते हैं कि हरियाणा की प्रदेश की जो महिलाएं हैं उनको भत्ता मिले, वो थोड़ा सा अपने ऊपर डिपेंडेंट हो सके। लेकिन सरकार ने किया क्या, फरवरी में नवंबर 2025 में घोषणा की गई, उसके बाद 2100 रुपए इन्होंने खाते के अंदर महिलाओं के देने थे। पहले महीने दिए गए, उसके बाद फिर उसके अंदर थोड़ा सा चेंज किया गया, फिर वो रुकी, फिर 2100 रुपए दिए। आज फरवरी खत्म हो चुका है, योजना को लागू हुए 4 महीने हो चुके हैं। फिर सरकार ने पलटी मारी, उसके अंदर अब क्या करा इन्होंने, कुछ घटा के कुछ बढ़ा के अब क्या कर दिया कि 1100 रुपए तो देंगे हम नगद, 1000 रुपए देंगे नगद और 1100 रुपए की हम उनकी एफडी करेंगे। ये सरासर हरियाणा की महिलाओं के साथ एक तरीके से उनके साथ धोखा है। और कहा क्या गया था, करते क्या है। तो वही जो बात मैं आपको कहना चाह रहा हूं, सरकार जो है घोषणाओं की सरकार है, फंड्स लैप्स हो रहे हैं, कोई एलोकेशन नहीं है, घोटालों पे घोटाले हो रहे हैं। तो इन चीजों के ऊपर आज हम उम्मीद करते हैं, क्योंकि जो विपक्ष का जो सत्ता पक्ष जो काम करता है वो सिर्फ क्या करता है, अपनी बातों को छुपाने के लिए विपक्ष के ऊपर ठीकरा फोड़ता है। जबकि 11 साल से सरकार इनकी है, घोषणा इन्होंने कर रखी है। कहाँ गए वो स्मार्ट सिटी, कहाँ गई वो बहुत सारी ऐसी दिक्कतें हैं। लेकिन इन सब बातों को आज छोड़कर हम उम्मीद करते हैं कि आज हमारे जो प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं वो कुछ ऐसी योजनाओं का धरातल पर जो पूरी होने वाली हो उनके लिए बात करेंगे और जनता के हितों का ध्यान रखेंगे। ठीक है, लौटूंगे आपके पास गगन जी। और विजेंद्र रेड्डी जी, प्रवक्ता इनेलो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विजेंद्र जी, उम्मीदें बहुत ज्यादा हैं। उम्मीदें इसलिए भी क्योंकि हमने देखा बजट बनाने से पहले मुख्यमंत्री ने हर वर्ग के साथ जाकर सुझाव जो है लिए, कई प्री बजट बैठकें हुई। अब इन प्री बजट बैठकों का किस तरीके का परिदृश्य, और अब तो विजन 2047 तक का लेकर चल रहे हैं, तो आज आपको उम्मीद है प्रदेश की जनता की तरह ही कि क्या कुछ निकल के इस बजट में आता है, क्या कुछ नया निकल कर इस बजट में आता है? जी, सर्वप्रथम आपको और आपके चैनल से जुड़े हर गणमान्य व्यक्ति को इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की तरफ से राम राम, नमस्ते और जय हिंद। और प्रदेश की देवतुल्य जनता को होली और फाग के पावन पवित्र त्योहार की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। और निवेदन करूंगा, पानी को बचाएं, रंगों की होली खेलें और सावधानी से खेलें। और दूसरी बात, बजट भी आज ही आ रहा है कि अगले साल होने वाले वर्ष में सरकार किस प्रकार से पैसा कलेक्ट करेगी और किस प्रकार से खर्च करने का काम करेंगे, उसकी भी जनता को बड़ी बेसब्री से इंतजार है। जैसा कि आपने कहा कि बहुत सारी मतलब मीटिंगें की गई, हर स्टेक होल्डर से सुझाव लिए गए, बातें की गई, उनके सुझाव मांगे। 10,000 के करीब कहते हैं सुझाव इकट्ठे भी किए गए। 2-2.5 हजार को सम्मिलित करने की भी घोषणा की जा रही है। लेकिन वो क्या निकलेगा 12 बजे हम सबके सामने आएगा। जहां तक सुझाव की बात है, वो एक ढकोसला ही था, क्योंकि करना तो अधिकारियों को ही होता है, लेकिन लोगों के बीच में जाकर के एक दिखावा मात्र करने का जो एक तरीका अपनाया गया है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा,
वो केवल मात्रा का घोषणा है। लेकिन मैं तो ये कहना चाहूंगा, हर वर्ष बजट आता है और चला जाता है और बहुत सारी घोषणाएं भी की जाती हैं। सर्वप्रथम तो सरकार ये बताए कि जो आपने पिछले बजट में घोषित की थी उनमें से कितनी योजनाएं अब तक लागू हो चुकी हैं। ऐसी ऐसी योजनाएं पड़ी हैं जिनको 10-10 साल हो गए घोषणा की हुई, लेकिन आज तक भी वो धरातल पर लागू नहीं है। रामराज जी मेरे जींद के रहने वाले हैं, मेरे पड़ोसी भी हैं, भाई भी हैं हमारे। मैं रामराज जी को भी कहना चाहूंगा और सरकार को भी, हमारे जींद में एक मेडिकल कॉलेज की घोषणा हुई थी, उसके ऊपर वो बिल्डिंगें खड़ी कर दी और एक झूठा उद्घाटन करके कि हमने यहाँ पर ओपीडी शुरू करवा दिए। वहां 2 डॉक्टर भी नहीं बैठते हैं, 2 आदमी भी नहीं बैठते हैं। और तो और एक दिन मैं वहां से गुजर रहा था तो किसी ने पूछा भाई यहाँ ओपीडी शुरू हो रखी है, तो मुझे तो ट्रीटमेंट लेना था, यहाँ तो कोई आदमी नहीं दिखाई दे रहा, गेट किधर है? तो मैंने बताया गेट पीछे है, लेकिन वो अब तक खोला नहीं गया है। तो इस तरह की जो झूठी घोषणाएं हैं, ये कहते हैं कि हरियाणा प्रदेश में हमारे 13 मेडिकल कॉलेज चल रहे हैं, इतने सारे हॉस्पिटल चल रहे हैं, लेकिन जिस प्रकार से हमारे विधायक आदित्य चौटाला जी ने, अर्जुन चौटाला जी ने विधानसभा में प्रश्न पूछे तो कितने परसेंट डॉक्टरों की कमी है, शिक्षा की बात कर ले कितने परसेंट अध्यापकों की कमी है हमारे प्रदेश में, ये आगे की बात है। सबसे पहले अंजलि जी, जो मूलभूत सुविधाएं हैं जो हर नागरिक की जरूरत है, ठीक है, जल है, पीने का पानी है, उसकी सप्लाई कहां तक कितनी गंदी सप्लाई हो रही है। पीडब्ल्यूडी का जो पब्लिक हेल्थ का जो डिपार्टमेंट है उसमें क्या कारण है कि आज भी आजादी के इतने लंबे अंतराल के बाद भी लोगों को पीने का पानी नहीं मिला। और छायांसा गांव में आपने देखा कितने लोग दूषित पानी से बेचारे मौत के ग्रास हो गए और उन्होंने कहा कि आज भी हमारे यहाँ गंदा पानी सप्लाई में मिलता है। दूसरी बात सीवरेज की है, शहरों में हर जगह सीवरेज ओवरफ्लो होते हैं। स्वच्छ भारत की घोषणा करने वाले आज हर जगह कूड़ों के ढेर लगे हुए जो लोगों के लिए एक बीमारी का कारण बनते हैं और लोग बीमारी से ग्रसित होते हैं। ये जो सड़कें हैं, हाईवेज तो इन्होंने बनाए, ये तो मैं मान लेता हूँ, लेकिन जो अटैचिंग रोड है, जो इंटरनल सड़कें हैं, उनमें वो इतना बुरा हाल है कि वहां से चलना भी मुश्किल हो रहा है। कितना वेस्ट फ्यूल का होता है, कितना गाड़ी का नुकसान होता है। ये जो मूलभूत सुविधाएं हैं, मेरा मानना है कि बजट में जरूर मुख्यमंत्री महोदय, क्योंकि फाइनेंस मिनिस्टर भी वही है, इनके ऊपर अवश्य जोर देने का काम करेंगे, इनको ठीक करवाने का काम करेंगे। दूसरी बात है एग्रीकल्चर एग्रीकल्चर, एक लास्ट ठीक है आ रही हूँ, ठीक है हाँ, एग्रीकल्चर की बात है। ये झूठी घोषणा करते हैं हम 24 फसलों को एमएसपी पर खरीदने का काम करते हैं, जबकि 24 फसलें हमारे जो इन्होंने उनको लिस्ट आउट की है वो होती ही नहीं। ठीक है, 10 फसल तो कम से कम हरियाणा में होती नहीं, और जो होती है उनको भी भावांतर में उलझा करके इस प्रकार से किसान को भ्रमित करने का काम किया जाता है जैसे कि वो बिल्कुल ही अनजान हो। और उसका 2750 बाजरे का एमएसपी है, 1700-1800 में बिकता है, 500 रुपए देकर के उसको छलने का काम करते हैं। तो किसान के बारे में एक जो 2019 में किसान सम्मान निधि सरकार ने शुरू करने का काम किया था, 6000 रुपए, 2019 से लेकर के 2026 7 वर्षों से आज भी वो वहीं पर टिकी हुई है। हमारा बजट भी बढ़ गया है। मुख्यमंत्री ने राज्यपाल के अभिभाषण की चर्चा में कहा था कि हमने 7233 करोड़ किसानों के खातों में भेजने का काम किया है। यह आंकड़ा पेश किया था मुख्यमंत्री ने। हाँ देखो अंजलि जी, जरूर भेज दिए होंगे। मुआवजा है 2019 तक का मुआवजा आज भी पेंडिंग पड़ा है। किसान सम्मान निधि वही 6000 7 सालों से वही चली हुई है। किसान चिल्ला रहे हैं जो इन्होंने किसानों को दिया, इसके एवज में जो खर्चे बढ़े हैं, जो महंगाई बढ़ी है, वो कितनी बढ़ी है, उस पर मुख्यमंत्री जी विचार नहीं करते कि आपने ये तो बता दिया इतना पैसा दिया, उस पैसे का किसानों को फायदा कितना हुआ। आज भी हरियाणा प्रदेश का किसान कर्ज के तले दबा पड़ा है क्योंकि उसको सही दाम नहीं मिल रहा है, सही उसको मूल्य नहीं मिल रहा है। इसके अलावा जो इनपुट है एग्रीकल्चर के, वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा महंगे हो गए हैं
और यहाँ तक तो इन्होंने तो जीएसटी भी लगाने का काम कर दिया था उनके ऊपर, वो तो इस बजट में सेंटर ने थोड़ा कम किया है। अदर तो एग्रीकल्चर के ऊपर भी जीएसटी लगा करके उनको और ज्यादा कर्ज में डुबोने का काम किया गया था। तो मेरा मानना है, देखते हैं 12 बजे क्या निकालते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए। ठीक है, ये तमाम सेक्टर्स का आपने जिक्र किया। अब जवाब ले लेते हैं रामराजी शर्मा जी। अब उम्मीदें देखिए बहुत सारी है, लेकिन जो अभी तक चीजें चली आ रही है, जो क्षेत्र चला आ रहा है, उसमें सरकार द्वारा जो काम किए गए उसका जिक्र यहाँ पर बार बार हो रहा है। किसानों का होगा, रोजगार का होगा, बुनियादी समस्याएं जो विजेंद्र जी कह रहे हैं कि देखिए बुनियादी समस्याओं पर भी जोर देना बहुत जरूरी है, क्योंकि प्रदेश का ये बजट है और उम्मीद यहाँ पर बहुत ज्यादा है कि अब हरियाणा के जो मुख्यमंत्री हैं बतौर वित्त मंत्री, आज उन बुनियादी समस्याओं पर किस तरीके से फोकस रखते हैं इस बजट में, जो कि बहुत महत्वपूर्ण भी है। देखो, सबसे पहले मैं आपको होली महापर्व की हार्दिक बधाई शुभकामनाएं देता हूं। और ये रंगों का त्योहार है, आपसी भाईचारे का प्रतीक है और सभी प्रदेशवासी प्यार से होली खेलें और ये महापर्व है। आज और भी खुशी की बात है कि माननीय मुख्यमंत्री इस महापर्व से पूर्व आज बजट पेश करेंगे हरियाणा का, और लगभग 2.25 लाख करोड़ के आसपास में होगा ये, और पहले वाला लगभग 2,05,000 करोड़ का था। और इसमें मैं सबसे पहले मेरे कांग्रेस वाले भाई की बात का जवाब देता हूं। ये इन्होंने हमारी बहनों के बारे में कहा, लाडो लक्ष्मी योजना के बारे में कहा। अरे मेरे भाई, आपके टाइम में तो आप तो बहनों को कहाँ याद करते हो। ये हमारी बहनें हैं। जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जींद में कोथली लेकर अपनी बहनों के लिए गए थे, आज लाडो लक्ष्मी योजना के अंतर्गत पैसा उनके खाते में चला जाता है और हमारी बहनें कहती हैं कि भाई यू हमारा मुख्यमंत्री नायब भाई है जो हमारी कोथली लेकर आया था, और यू हमारे पीछे पहुंचा हुआ है लाडो लक्ष्मी योजना के 2100 रुपये, जिसमें 1100 हमारे खाते में आ जाते हैं। 1,000 रुपए की एफडी हो जाती है। जो कभी दिक्कत आएगी तो अपनी एफडी तोड़वा के हमारे काम आ जाएगी, हमारी बचत होती है। और 13.5 साल तक चौधरी भजनलाल लंबे समय तक हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे थे। हम अपने भाई को 20 साल तक मुख्यमंत्री रखना चाह रहे हैं और हम रानी लक्ष्मीबाई की तरह, झांसी की रानी की तरह अपने भाई के साथ खड़ी हैं। किसी की हिम्मत नहीं हमारे भाई के बारे में कोई 3-5 कर दे। और जिस तरह से हमारी बहनों के लिए हमारी सरकार ने किया, जी अरे टॉपिक तो है, तने तो ये बात शुरू करी थी। पूरा कर पाते हैं मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी बतौर वित्त मंत्री, ये देखना समझना बहुत जरूरी होगा। फिलहाल आप सभी खास मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप समय निकालकर इस चर्चा में आए। लेकिन आज का जो बजट है, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जो आज 12 बजे पेश करने जा रहे हैं बतौर वित्त मंत्री दूसरी बार, वो कितना प्रदेश की जनता को मौज करवा देता है इस होली में, ये देखना और समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। फिलहाल जनता टीवी लगातार इस खबर पर नजर बनाए हुए हैं। आज का बजट कैसा होगा इस पर भी चर्चा हम करेंगे जब बजट पेश होगा। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। आप बने रहिए जनता टीवी के साथ।